नमस्कार। जवाहर सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग का पीजीटी और लैब असिस्टेंट वालों का लास्ट आ गया है और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दमदार है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। छोटा छोटा क्वेश्चन ही होता है बट काफ़ी ही दिमाग खराब करने वाला होता है। तो आपका अब इस चैप्टर का भी आखिरी है और आज आपका शायद एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पीछे पढ़े थे पीसीआर तकनीक के बारे में कि पीसीआर तकनीक जो होता है वो एक तरह का जोएक्स मशीन की तरह मान के चलिए कि जैसे कि मान के चलिए कि मेरा हैंड रिटन लिखा हुआ जो ओरिजिनल जो आपका नोट्स है, अगर मैं आप लोगों को दूं तो आप लोग उससे कई सारे जोएक्स करवा सकते हैं। तो उसी तरह होता है पीसीआर तकनीक। आप लोग बताए थे हम कि पीसीआर तकनीक से भी हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे डीएनए का प्रतिलिपि बना सकते हैं, यानी कि जोएक्स उसका निकाल सकते हैं। आज पढ़ना है आर डीएनए तकनीक और इसमें भी पढ़ना है हम लोग को आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशंस फ्रॉम नॉन आपको रिकॉम्बिनेंट्स मीन्स पूर्ण संयोजियों व अपूर्ण संयोजियों की पहचान। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए शुरुआत कर रहे हैं इसको हम कि इसके लिए देखिए सबसे जरूरी क्या है। इसके लिए देखिए इस हेतु क्या होता है कि देखिए सेलेक्टेबल मार्कर्स का जो होता है, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होता है तो आपको हम आपको जीन्स के बारे में बताए थे। एक को बोलते हैं एम्प्लिसिलियन और एक को बोलते हैं सियासिलियन। सियासिलियन नहीं, आपको एक को बोलते हैं टेट्रासिलियन। ये तीन का नाम याद रखिएगा, दो का एम्प्लिसिलियन और टेट्रासिलियन प्रतिरोध जीन। ये दो क्या है तो आपका ये क्या है तो सिलेक्टेबल आपको मार्कर्स की तरह काम करता है, मार्कर्स की तरह काम करता है। तो यहाँ से दो चीज याद रखना है कि सबसे पहला क्या जरूरी है कि हम लोग को सिलेक्टेबल मार्कर्स का जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए दो जीन को लेंगे, दो प्रतिरोधक जीन को लेंगे। एक का नाम हो जाएगा एएमपी यानी कि एपिसिलियन, एक का नाम हो जाएगा टीटीआर यानी कि टेट्रासाइलिन प्रतिरोधक जीन। अब अगर आगे बात करते हैं तो जैसे कि एक उदाहरण देख लीजिए कि उदाहरण में मान के चलिए कि आपका एक क्या है तो आपका एक डीएनए है, मतलब कि आपका क्या है प्रॉपर्ली आरडीएनए है। इसमें क्या है तो आपका एम्पिसिलियन जीन है और इस पे क्या है एक विजातीय डीएनए है। ठीक है, विजातीय डीएनए है। अब क्या हुआ कि इसको होस्ट सेल के पास रखिएगा। किसके पास? होस्ट सेल। आपको पता है कि होस्ट सेल का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है ई कोली बैक्टीरिया। जो ई कोली बैक्टीरिया है वह हमारी बड़ी आंत में, अगर अपने अंदर का बात करते हैं मानव के शरीर में, तो वह बड़ी आंत में बनता है या पाया जाता है। जो होस्ट सेल देखिए, ध्यान दीजिए कि देखिए ये जो आपका होस्ट सेल है को एम्पिसिलियन माध्यम पर रखने पर क्या होता है ग्रो करती है। क्लियर है? यानी कि अगर होस्ट सेल को एम्पिसिलियन माध्यम पर रखेंगे तो क्या होगा, ये ग्रो कर जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यह परपोषी कोशिका एम्पिसिलियन नामक प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी बन जाएगी। यानी कि ये जो आपका परपोषी सेल है, परपोषी सेल बताए थे कि जो आरडीएनए होता है परपोषी सेल में आकर के इंटर कर जाता है। तो क्या हो रहा है कि यह जो परपोषी जो सेल है यानी कि जो कोशिका है, एम्पिसिलियन जो कि नाम का जो प्रतिजैविक है, नाम का प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी बन जाएगा। अब आते हैं आगे, अगर ध्यान दिया कि नॉन ट्रांसफर्ड, अगर मान के चलिए कि जैसे यहाँ तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन अगर इसमें अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो यानी कि नॉर्मल ई कोली सेल्स में अगर डीएनए का प्रवेश नहीं हुआ तब तो क्या होगा, यहाँ प्रवेश किया था, बोला कि जिसमें आरडीएनए प्रवेश नहीं हुआ है, तो इस कोशिका में जो एम्पिसिलियन नामक जो प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधकता नहीं होगी। यानी कि अगर इस नॉर्मल ई कोलाई सेल में क्या हो रहा है कि आरडीएनए का प्रवेश हो जा रहा है,
तो जो एम्पिसिलिन जो आपका नामक जो प्रतिजैविक है उसके लिए प्रतिरोधी बन जाएगी। ये जो आपका मीडियम है, पूरा का पूरा जो प्रपोजिट सेल है ये मीडियम इसके लिए प्रतिरोधी बन जाएगा। लेकिन चूंकि जो नॉर्मल जो आपका इक्वल जो आपका सेल है, चूंकि इसमें क्या हुआ है कि आरडीएनए का प्रवेश नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, प्रतिरोधी नहीं बनेगा ये मीडियम। इस कोशिका को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर रखने पर क्या होता है, ये नष्ट हो जाएगी। ठीक है, नष्ट हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन समझ में आ गया है कि होस्ट सेल में अगर क्या हो रहा है कि आपका आरडीएनए का प्रवेश हो जा रहा है, तो इस होस्ट सेल को एम्पिसिलिन माध्यम पर रखेंगे तो ग्रो करेगा। लेकिन अगर उस समय आपका आरडीएनए का प्रवेश नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्पिसिलिन माध्यम में रखने पर ये नष्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मान के चलिए कि अब जो अगला टॉपिक है वह है कि बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। हम कैसे जो आपका फ्लोरिजन जो जीन होता है, जीन प्रोडक्ट, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब टॉपिक आपका ये है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर कुछ फिगर दिखाएंगे। संपूर्ण आरडीएनए तकनीक का मुख्य एम क्या होता है, तो मुख्य एम जो होता है वो होता है बाहरी जीन से क्या करना, उत्पाद की प्राप्ति करना। क्या करना, उत्पाद को प्राप्त करना। ठीक है, जो आपका जो आरडीएनए तकनीक है इसका मुख्य एम क्या है, मुख्य एम क्या है, इसका मुख्य एम क्या है, तो इसका जो मुख्य एम जो है वो क्या होता है, बाहरी जीन से क्या करना, उत्पाद की प्राप्ति करना। यह उत्पाद पूर्ण यौगिक प्रोटीन यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के रूप में होता है। यानी कि वो जो उत्पाद जो मिलेगा हम लोग को वो किस रूप में मिलेगा, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के रूप में मिलता है। किस रूप में, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के रूप में मिलता है। सबसे यानी कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बाहरी जीन से छोटे स्तर पर उत्पाद बनाया जाता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, जो बाहरी जीन जिससे हम लोग को उत्पाद प्राप्त करना है, तो उस बाहरी जीन को क्या करेंगे, छोटे स्तर पर उत्पाद बनाया जाता है। यदि यह उत्पाद मानव के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर इसे बड़े स्तर पर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो बायो रिएक्टर्स का हम उपयोग करते हैं। अगर मानते चले कि मानव का उद्धार के लिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, तब तो छोटे स्तर पर उत्पाद बना के छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये मानव के लिए क्या है, मानव जाति के लिए उद्धार का कार्य करेगी, तो इसको फिर बड़े स्तर पर बनाने के लिए बायो रिएक्टर्स का यूज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, बायो रिएक्टर्स का यूज करेंगे बड़े स्तर पर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। चलिए आगे आते हैं। बायो रिएक्टर्स में होता क्या है, तो बायो रिएक्टर्स में रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। आपसे पूछेगा कि बायो रिएक्टर्स क्या होता है, डीएनए तकनीक में बायो रिएक्टर्स का काम क्या होता है। तो याद रखिएगा कि डीएनए तकनीक में बायो रिएक्टर्स से के थ्रू क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बायो रिएक्टर्स आखिर है क्या, तो बायो रिएक्टर्स स्टील का एक क्या है, बर्तन है, स्टील वेसल्स है, जिसमें क्या होता है, तो 100 से 1000 ml कल्चर को तैयार किया जाता है। कल्चर को तैयार किया जाता है कितना, 100 से लेकर 1000 लीटर तक का। अभी फिगर में समझाएंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी सुन लीजिए इसको ध्यान से, फिगर में समझा देंगे। फिर अब क्या हो रहा है कि बायो रिएक्टर्स क्या है, तो बड़ा स्टील का एक बर्तन है, बड़ा स्टील का बर्तन है कि जिसमें 100 से 1000 लीटर कल्चर को तैयार किया जाता है। इन बायो रिएक्टर्स में हम क्या करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स यानी कि रूपांतरजों या रिकॉम्बिनेंट्स को सूक्ष्म मात्रा में डालते हैं, वह इनके द्वारा यह बड़े पैमाने पर उत्पाद तैयार करते हैं। ध्यान सुनेगा, याद हो जाएगा आपको कि ये जो बायो रिएक्टर्स था जिसमें 100 से 100 ml कल्चर को हम तैयार किए, अब इसमें क्या करेंगे हम कि
ट्रांसफॉर्मेंट्स को या फिर रिकॉम्बिनेंट्स को सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में डालेंगे, जिससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर हम लोग को उत्पाद की प्राप्ति होगी। जैसे कि मानते चले कि इंसुलिन का अगर निर्माण करना है, इंसुलिन जानते हैं कि हमारे अग्न्याशय में से बनता है, अग्न्याशय के बीटा सेल से बनता है। तो इंसुलिन का निर्माण अगर बड़े पैमाने पर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम बायो रिएक्टर्स का यूज करेंगे। किसका? बायो रिएक्टर्स का। अब आता है बायो रिएक्टर्स के प्रकार, जब याद कर लीजिए, एक होता है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर, एक होता है आपका अस्पर्ज्ड टैंक बायो रिएक्टर्स। तो दोनों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको याद करना है। एक क्या होता है सिंपल स्टिर्ड टैंक रेडियो रिएक्ट आपको बायो रिएक्टर, एक होता है अस्पर्ज्ड टैंक बायो रिएक्टर। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब आता है ये फिगर ही आपका 3 गो है। देखिए, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है। तीनों को समझ लीजिएगा, ये वीडियो का खत्म हो जाएगा। फिर जैसे कि सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर्स को, जो कि मोस्ट कॉमन है, यानी कि इसका यूज ज़्यादा होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें कि क्या लिखा हुआ है आपका, तो इसमें एक मोटर लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोटर। मोटर के बाद इस ये जो आपका पोर्शन जिसको हम रंग रहे हैं, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो ये जो पूरा जो पोर्शन है स्ट्रेट लाइन में जो आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टायर। क्या बोलते हैं? स्टायर बोलते हैं। उसका ये क्या है, तो ये आपको ब्लेड्स लगा हुआ है जो घूमता है, जो घूमता है। ये क्या है, तो आपका ये ब्लेड है, जो क्या होगा यहाँ पे ये पूरी इस तरह से रोटेट मतलब कि कर जाएगा आपको। ठीक है, क्या करेगा? रोटेट करेगा आपको। ये क्लियर है? ये आपको इस तरह से मूव मतलब कि करेगा, है ना, रोटेट कर जाता है। ये रोटेट करेगा तभी तो प्रोडक्ट का क्या क्या होगा, तैयारी होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत चीज आप लोगों को समझना है। जैसे कि ये समझ गए कि ये मोटर हो गया, ये आपका स्टाइल हो गया, ये साइड में क्या पंखे लगा हुआ है ना, ये पंखे लगा हुआ है। इसके बाहर में जो होता है एक आपका थर्मल जैकेट होता है। थर्मल जैकेट क्या है, तो इसमें वाटर भरा होता है। काम क्या होता है ये, तो इसका काम होता है कि मान के चलिए, और सबसे पहले ये बात में पहले ये देखिए कि यहाँ तक ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पूरा क्या है, तो आपका कल्चर तैयार किया गया है, कल्चर। और ये आपका जो ऊपर में ये खाली है, यहाँ पे हवा है। कल्चर क्या है, तो देखा कि कल्चर मीडियम जो होता है, कल्चर मीडियम क्या है, तो टोटल का 3/4 है। यानी कि टोटल अगर 4 पार्ट था तो 3 पार्ट क्या है, कल्चर, और 1 पार्ट क्या है, हवा है। 1 पार्ट क्या है, तो 1 पार्ट आपका हवा है। अब मानते चलिए कि ये कल्चर है, तो कल्चर का अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर इस कल्चर का क्या हो टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, तो ये जो आप थर्मल जो जैकेट देख रहे हैं जिससे पानी भरा हुआ, ये क्या करता है, ये ठंडा पानी छोड़ेगा अंदर में, जिससे कि टेम्परेचर डाउन आपका मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ का मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ये जो थर्मल जैकेट ये क्या करेगा, गर्म पानी को छोड़ेगा इसमें, जिससे कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका हल्का बढ़ जाएगा। मतलब जैसा हम लोग को इसमें चाहिए मीडियम, वैसा बन जाएगा। एक होता है इसमें आपका, देखिए यहाँ ध्यान देगा, इफ्लुएंट। आपका इफ्लुएंट क्या होता है, तो बाहर निकालने के लिए। एक हो गया आपका मीडियम है, जैसा कि देख रहे आप, ये मीडियम है। ठीक है, ये आपका एयर है, जिसके थ्रू आपको एयर को इसके अंदर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये पाइप है ना, यहाँ देखिए यहाँ तक ये पाइप है जिसके थ्रू एयर अंदर जा रहा है, एयर अंदर की ओर जा रहा है, एयर अंदर की ओर जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक एयर अंदर की ओर जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें, चलिए ध्यान दीजिए। अब आता है कि यहां से देखिए, अब इसमें क्या क्या हो रहा है, ये जो आपका मीडियम है, चाहे जो आपका इसमें एयर है, मीडियम का काम क्या है, तो पीएच को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। देखिए आपका स्टरलाइज्ड एयर और फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम, है ना, तो इसमें इतना चीज इसमें हो रहा है। पीएच कंट्रोल हो इसमें हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, स्टार्ड एयर है, और फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे क्लियर है। देखिए इसी का एक और आगे फिगर है जिसको समझिए। जैसे कि स्मॉल पीसेस में हम क्या डाले थे, इसमें
कुछ प्रोडक्ट डालें, कुछ मात्रा में कुछ चीज को डालें जिसको बड़ा, जैसे कि इंसुलिन का छोटा छोटा मात्रा में डालें, इसको बड़ा करना। तो जैसे ये मोटर हो गया या स्टार्ट हो गया, इसमें ब्लेड चारों तरफ लगा हुआ है जो घूम रहा है, क्या है इसमें ऐसे ब्लेड लगा हुआ है जो घूम रहा है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही क्या है, तो इसमें डिस्चार्ज कूलिंग वाटर जो इसको ठंडा रखेगा, थर्मल जैकेट है ना, कूलिंग वाटर सप्लाई, मतलब कि अगर इसका टेम्परेचर कभी अंदर का बढ़ गया, जो आपका कल्चर है उसको ठंडा करने के लिए मीडियम ये हो गया, ये अप्लाई क्या हो गया, देखिए एयर सप्लाई जिसके थ्रू हो रहा है ना, ये क्या है आपका अप्रोप्रिएट बायोरिएक्टर फॉर्म दिखाया गया है। और इसका पीएच को बना रखने के लिए एसिड बेस सप्लाई किया जा रहा है ना, ताकि इसका पीएच बना रहे। तो वह पढ़े थे ना कि पीएच बनाने के लिए, तो पीएच बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें एसिड बेस का सप्लाई करते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 7। एक है आपका अस्फाल्ट स्टार्ट टैंक। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें मोटर आपका क्या है एब्सेंट है, जबकि उसमें मोटर था। इसमें कैसा है, तो ये गैस इन्वायरमेंट है, यहाँ ये पूरा क्या है कल्चर हो गया, देखिए ये पूरा क्या है कल्चर है, क्या है कल्चर है। इसमें है क्या, तो गैस इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसफर। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को डाला जा रहा है, जिससे क्या हो जाए सरफेस एरिया बढ़ जाए। क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन डाला जा रहा है ताकि क्या हो जाए सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना बबल्स मतलब कि यहाँ पे है सबका सब क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगा, जिससे साइज उसका बड़ा होता चल जाएगा। बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन सरफेस ट्रांसफर एरिया। क्लियर है, वो बबल्स क्या करता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर एरिया को बढ़ाता है। देखिए यहाँ क्या बबल्स को दिखाया गया है, ये सब क्या बबल्स है, ये सब क्या बबल्स है, ये सब बबल्स, ये सब बबल्स है। अंदर में कल्चर मीडिया भी पता ही है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो अस्पार्जर लगा हुआ है। अस्पार्जर क्या होता है, तो लिक्विड में एयर या ऑक्सीजन को बबल्स के रूप में भेजता है। कौन, अस्पार्जर। अस्पार्जर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि डीएनए तकनीक में लिक्विड में एयर या ऑक्सीजन को बबल्स के रूप में कौन भेजता है, तो अस्पार्जर भेजता है, अस्पार्जर भेजता है। क्लियर आ रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है कि बबल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ के क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है या फिर ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे देखिए। अब है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह संसाधन। क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्ट तैयार हो चुका है और इस उत्पाद का बायोरिएक्टर से बाहर निकालते हैं, उसको बाहर निकालेंगे, लेकिन बाहर निकला उत्पाद शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना होगा, तो उसमें अन्य बहुत सारी क्या है बिना काम की चीजें भी हैं। इसलिए इन्हें पहले क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा, जो बिना काम का चीज है उसको हटाना होगा उसमें से। तो अब क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन है कि इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू और मार्केटिंग के थ्रू। क्लियर हो रहा है? स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेकिंग। तो टेस्टिंग में मतलब क्या है कि अप्रूवल है ना, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कंप्लीट। अगर जैसे टेस्टिंग इसका कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे अप्रूवल मिल जाता है। पैकेजिंग और मार्केटिंग। तो प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, 3 तरीके से टेस्टिंग होता है, ठीक होगा, पैकेजिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, तो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग होता है। क्लियर यहाँ तक। देखिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो सेपरेशन पहले होगा प्लस प्यूरिफिकेशन होता है। यही क्या है आपका, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, पृथक्करण होता है, शुद्धिकरण दोनों होता है एक साथ, एक ही बार में दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका आखिरी क्लास, मतलब आखिरी क्लास हो जाए, आखिरी ये चीज था। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय सभी को। चलिए।